welcome to Rhythms TV channel. I am Asmita. Today we will solve SOF IMO Mathematics Olympiad 2024-25 Class 6 Question Paper Set C. Let's start with the first part is logical reasoning. Question 1. Arrange the given words as they occur in dictionary and select the correct option. So let's see the options given: corner, central, command, control and comedy. Out of this, C is common. Then let's see, central is there. So E comes before O. So central will be the first word. Then we have the third letter because O is common in all four. Here M and N are there. So M will come first. In that also we have COME. So comedy will come first. That means option 2 and 5. 2 and 5 is given in 3 options. After comedy, command will be there. COMM. So 3. So our answer is between A and C. After command, we have CON and COR. So control will come. So 4. So option A is correct. Next question. Question 2. The given question consists of a set of 3 figures X, Y and Z which shows the sequence of folding of a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Select the figure from option which shows the unfolded form of figure. तो यहाँ से फर्स्ट फोल्ड हुआ है, फिर उसको हाफ में फिर से फोल्ड किया है और ये कट किया है. यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ 2 कॉर्नर में डॉट्स हैं और उसके बीच में एक ट्रायंगल है जो नीचे बेस है और ऊपर टॉप है. फर्स्ट फिगर में ये 2 ट्रायंगल करेक्ट है लेकिन ये उल्टे हो गए हैं. यहाँ पर ट्रायंगल की पोजीशन रॉन्ग है. ऑप्शन सी करेक्ट है. यहाँ पर भी ट्रायंगल की पोजीशन रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट अ बॉक्स फ्रॉम द ऑप्शंस that is similar to the box formed when the given sheet of paper is folded to form a box. जैसे ये फिगर होती है, इसमें हमने ध्यान रखना है जो फर्स्ट होता है उसका अपोजिट ये होगा. उसके बाद ये वाला जो है उसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है. यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के साइड में स्टार दिया है जबकि ये ऑपोजिट होने चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है. लेकिन हैश और प्लस, ये देखिए हैश और प्लस ये एक साथ नहीं आएंगे. सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है ना. ये देखिए @ और हैश ये ऑपोजिट होने चाहिए, यहाँ पर ये साइड में है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप अमंगस्ट रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड बोट्स. अब यहाँ पर आप देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट अलग है लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में ही बोट आएगा क्योंकि बोट ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट का पार्ट है. तो रोड ट्रांसपोर्ट अलग होना चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट जो होगा उसके अंदर बोट और रोड ट्रांसपोर्ट अलग. तो ये ऑप्शन डी में मिलता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 5. मेघा वॉक्स 120 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 60 मीटर. ये हम ड्रॉ करके करेंगे. 120 मीटर ईस्ट की तरफ उसने वॉक किया, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेकर 60 मीटर उसने वॉक किया है. उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 80 मीटर्स वॉक किया है. ये 80 मीटर्स
वॉक किया, फिर राइट टर्न लेकर 40 मीटर्स वॉक किया है। फाइनली शी वॉक्स 40 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हर लेफ्ट, मतलब फिर से लेफ्ट टर्न लेकर 40 मीटर्स उसने वॉक किया है। हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है? तो यहाँ पर 60 है और ये 40, मतलब टोटल 100 मीटर वो दूर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 6. Select a figure from options which will continue the same series as established by the problem figures. ये प्रॉब्लम फिगर्स दिए हैं। यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड में एक लाइन है और बीच में एक ट्रायंगल है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ी और एक लाइन ऐड हो गई और ट्रायंगल में भी एक लाइन ऐड हो गई। सेम पैटर्न यहाँ पर पेंटागन हुआ क्योंकि 4 के बाद नेक्स्ट 5 होते हैं, फिर 6, फिर 7 और हर बार ये देखिए एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड होकर एक एक साइड बढ़ रही है। इसका मतलब नेक्स्ट फिगर क्या आएगी कि यहाँ पर जो है ऑक्टागन आ जाएगा और यहाँ पर हेक्सागन। तो ये ऑप्शन आपको बी में मिलता है। So option B is correct. Question 7. Select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its part. Embedded मतलब इस फिगर में ये वाले पार्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा रोम्बस कहीं नहीं नज़र आ रहा है, ये ऐसा उल्टा ट्रायंगल होना चाहिए। स्लैंटिंग लाइन अगर देखें फिर भी ऐसा ट्रायंगुलर पार्ट नहीं हो रहा है। स्ट्रेट, फिर यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि ऐसा 4 भी नहीं बन रहा है। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर को देखिए, ये आउटर स्क्वायर 1, ये ऐसे 4 स्क्वायर्स बने हैं, सो टोटल 5 हो गए। उसके बाद ये कॉर्नर के 4, सो 5 and 4 9 और ये जो बीच में रोम्बस है ये भी एक स्क्वायर बनता है, सो 10। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9. इफ 7th day of the month May is Sunday, then what will be the second last day of that month? 7th day of the month मतलब कि 7 तारीख को संडे था, तो अगर 7 मई को संडे है मतलब एग्जैक्टली 1 मई मंडे आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है जो डे 1 को है वही डे 29 को है, सेकेंड को जो है वो 30th को रिपीट होगा और थर्ड को जो है वो 31st को रिपीट होना है। तो 29th को मंडे आ जाएगा और 30 को ट्यूसडे। हमें 30 का फाइंड आउट करना है क्योंकि सेकेंड लास्ट डे ऑफ द मंथ बोला है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 10. सिलेक्ट द ऑड वन आउट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। अगर आप देखें एस की पोजीशन 19 है, 19 - 2 किया तो 17 मिला और 17 - 3 किया तो n मिला। वैसे ही 13 - 2 किया तो 11 आता है और 11 - 2 8। 22 - 2 20 और 20 - 2 18। 25 - 2 23 और 23 - 3 20। तो यहाँ पर और जो है वो यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर 2 हुआ है सब्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Question 11. Pointing towards a woman, Aman said, "She is the daughter of the wife of my grandfather's only child. How is that woman related to Aman?" ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लास्ट स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं. माय ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, मेरे ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के ओनली बेटे है ना, एक ही बेटे मतलब मेरे फादर हो गए, तो ये हो गया अमन. अमन के पापा के बारे में बात कर रहे हैं. देन नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब मेरे फादर की वाइफ और उसकी डॉटर. अब क्वेश्चन है, हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू अमन. वुमन अमन से कैसे रिलेटेड है, तो वुमन अमन की सिस्टर है, करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 12. If in a certain code language, parrot is written as @22*3 and snake is written as 4C#1 और ये sign, then how will peaks will be written in the same language. तो यहाँ हमें हर एक अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या कोड है और उस कोड को यहाँ पर मैच करना है. जैसे पी के लिए @ यूज़ हुआ है, तो ये @ आ गया. ई के लिए यहाँ पर ई है, देखिए ये सेकंड भी करेक्ट है. ए के लिए हैश यूज़ हुआ है, हैश भी आ गया. के के लिए 1 यूज़ हुआ है, मतलब ये नहीं है ऑप्शन. के लिए 1 है, तो 1 होना चाहिए. और एस के लिए है 4, तो मतलब ये ऑप्शन में नहीं है. डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 13. सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर. वाटर इमेज में ये फिगर अपसाइड डाउन होता है, तो हम वैसा एक बार ड्रॉ करते हैं और एफ की भी वाटर इमेज आ जाएगी. सो ऐसे एफ आ जाएगा और वी ऐसे आ जाएगा. अगर हम ऑब्जर्व करें तो सेम फिगर ऑप्शन सी में है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 14. In a class, Anandita ranks 18 from the top and 13 from the bottom. How many students are there in the class? तो नंदिता का स्टार्टिंग से 18th है रैंक और पीछे से 13. तो ये पहले हम ऐड कर लेते हैं. सो 8 + 3 11 31 हो गए. 31 और अब उसको अगर आप देखें, आनंदिता को 2 टाइम्स काउंट किया. पहले तो 18th वही है और 13 भी, इसलिए 31 - 1 करेंगे, तो आंसर आता है 30. दैट मीन्स देर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 15. सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स. सो यहाँ पर फिगर मैट्रिक्स दिया है, इसमें नंबर्स भी है और अल्फ़ाबेट्स भी है, तो हम सब अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन एक बार देख लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं. सेम मैट्रिक्स में हमने सारे नंबर्स अल्फ़ाबेट्स के निकाल लिए हैं. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 6 + 12 किया तो 18 आया, 2 + 2 किया तो 4 आता है. वैसे ही अगर हमें ये ढूंढना है तो 14 में अगर हम बी मतलब 8 ऐड करें तो 22 मिलता है. सो ऑप्शन बी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि 8th अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में वो है एच. नेक्स्ट पार्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग. क्वेश्चन 16. स्टडी द गिवन फैक्टर ट्री एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7th multiple of p plus q and 9th multiple of p minus q.
सबसे पहले P और Q की हम पोजीशन देख लेते हैं और उस हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे 96 है, सो 248 ज़ा 96। वैसे ही नेक्स्ट है, यहाँ 40 है, 8 है और यहाँ 24 है, सो 24 2 ज़ा 48 होता है, मतलब Q की वैल्यू जो है वो है 2। 24 है, 12 2 ज़ा 24 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ये अगर देखें P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी ब्रांचेस देखनी होगी। सो 3 2 ज़ा 6, इसका मतलब P की वैल्यू 6 है। अब आंसर निकालने के लिए हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। 7 मल्टीपल ऑफ P प्लस Q, P प्लस Q हो जाता है 8, उसका 7th मल्टीपल मतलब 8 7 ज़ा जो है 56 और 9th मल्टीपल ऑफ P माइनस Q, P माइनस Q मतलब 6 माइनस 2 हो गया 4, उसका 9th मल्टीपल मतलब 36। तो 56 माइनस 36 अगर हम करते हैं तो आंसर मिलेगा 20। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 17. How many of the given letters have pairs of perpendicular lines? Perpendicular lines मतलब ऐसी लाइंस जो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट होती है। जैसे F की ये लाइन, तो F में इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसलिए परपेंडिकुलर लाइन है। M में भी ये परपेंडिकुलर लाइन की पेयर है। A में नहीं है, H में, I और E इन सब में है, तो सिर्फ A छोड़कर बाकी सारे लेटर्स में है, मतलब 1 2 3 4 5 लेटर्स में है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following Roman numeral represents successor of number shown on the abacus? Abacus 2763 ये नंबर बता रहा है। हमें सक्सेसर ढूंढना है। सक्सेसर मतलब +1, तो रोमन नंबर हमें ढूंढना है 2764 का। इसको सॉल्व करने के लिए और ये याद रखने के लिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक शॉर्ट फॉर्म है जो हम याद रख सकते हैं, जो है मेडिकल जेवियर। तो इसमें आप अगर ऑब्जर्व करें तो सिक्वेंशियली रोमन नंबर्स की पोजीशंस आती हैं, जैसे I1, V5, X10, L जो है वो 50 है, C100, D 500 और M 1000। किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका एक्सपांडेड फॉर्म देखते हैं। जैसे 2764, 2000 को हम 1000 + 1000 लिख सकते हैं। 700 हो जाएगा 500 + 100 + 100। 60 50 + 10 करेंगे तो मिल जाएगा। और 4 जो है 5 - 1 करेंगे तो मिलेगा। अब हर एक इस एक्सपांडेड फॉर्म को हम 1 by 1 कन्वर्ट करेंगे। 1000 के लिए m यूज़ होता है, 2 बार m यूज़ करेंगे तो 1000 + 1000 2000 हो जाएगा। 500 के लिए d है और फिर 2 बार 100 मतलब 2 times c। उसके बाद 50 + 10, तो l है 50 के लिए 10 ऐड करना है मतलब x उसके बाद आएगा। और अब है 5 - 1, तो पहले 1 लिखेंगे और फिर 5, तो ये माइनस हो जाएगा। हमें मिला है MMDCCLXIV, ये ऑप्शन बी में अवेलेबल है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 19. Which of the following is not an equivalent fraction of the unshaded fraction of given figure? यहाँ पर एक फिगर दी है, कुछ पार्ट शेडेड है। अगर आप देखें टोटल जो पार्ट्स है वो 24
और अनशेडेड 14 है, तो हमारा फ्रैक्शन बनता है 14/24। अब यहाँ हमें ढूंढना है कि इनमें से दिए हुए कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर हम देखें 14/24 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 105/180 बनता है। 4 के टेबल में यूनिट्स प्लेस पर कभी भी 5 नहीं आता है, इसलिए 105 जो है ये नहीं है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है 84/144। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो ये मिलता है, मतलब ये है। नेक्स्ट है 170/240। तो अगर आप देखें 240 है, मतलब 24 टेंजा किया है, और 14 टेंजा करेंगे तो 140 आना चाहिए, मतलब ये भी नहीं है। ये ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो तो है ना। 14 4 ज़ा 56 और 24 4 ज़ा 96। तो यहाँ पर दो है ऐसे, ऑप्शन ए एंड डी, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? एडिटिव इनवर्स ऑफ सम ऑफ 8395 एंड 1359। सम ऑफ मतलब हमें ऐड करने हैं और उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए, ऐड करेंगे तो 9754 आया। एडिटिव इनवर्स मतलब साइन ऑपोजिट हो गई, तो माइनस साइन आ गई। बी है सक्सेसर ऑफ -9574। तो सक्सेसर मतलब +1 करेंगे तो ये हो गया 9573। 200 मोर देन -9475। तो -9475 में 200 ऐड कर दिए, तो आइडियली ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, सो -9275 आएगा। और सम ऑफ 298 एंड -9999, तो सम आएगा -9701। तो इनमें से अगर आप देखें तो ये -97979297 और ये 95। जब सारे नंबर्स निगेटिव हो तो जो नंबर 0 के पास है वो सबसे बड़ा होता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सबसे बड़ा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 21, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, AB is 18 centimeter, AC and CD are equal to DB। मतलब AC, CD और DB ये तीनों की लेंथ सेम है। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट EF। EF की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर AE, EC, AE और EC इक्वल है, मतलब E मिड पॉइंट है, DF और FB इक्वल है, मतलब F मिड पॉइंट है। तो इसके पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल 18 सेंटीमीटर है, उसमें 3 पार्ट्स किए हुए हैं इक्वल साइज के। तो अगर आप देखें AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DF जो है वो 18 डिवाइड बाई 3 मतलब 6 सेंटीमीटर ईच हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये 6 सेंटीमीटर हर एक का आ गया। अब 6 सेंटीमीटर दिया है और F जो है DB का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, मतलब AE EC ये 3 सेंटीमीटर हो गए, और वैसे ही DF और FB भी 3 सेंटीमीटर हो गए। हमें फाइंड आउट करना है E से लेकर F तक। तो उसमें क्या क्या आता है, EC, CD और DF।
तो अगर हम EC, CD और DF की लेंथ्स ऐड कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। EC की लेंथ है 3, CD है 6 और DF है 3। तो ये टोटल होता है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Directions for question 22-23. The given bar graph shows the number of cars parked in a parking on 7 days of a particular week. Read the graph carefully and answer the following questions. Total number of cars parked are 3000. मतलब टोटल एक हफ्ते में 3000 कार्स पार्क हुई हैं और हर एक डे के हिसाब से यहाँ पर दिया है। तो हम 1 बाय 1 हर एक डे का लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिख लिया है टोटल कार्स पार्क मंडे से लेकर संडे तक जितनी यहाँ पर बार ग्राफ में दिए हैं वो हमने मार्क कर लिए हैं और टोटल है 2400। सैटरडे का कोई भी यहाँ पर दिया नहीं है। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 22. What fraction of the cars parked on Saturday to the total number of cars parked in the whole week? मतलब हमने फ्रैक्शन निकालना है कार्स पार्क जो सैटरडे को हुई है टोटल नंबर के हिसाब से। सैटरडे का यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि टोटल दी है। तो हम 3000 माइनस 2400 करेंगे तो सैटरडे का मिल जाएगा जो है 600 कार्स। सो सैटरडे की कार्स है 600। हमें फ्रैक्शन निकालना है 600 टू द टोटल कार्स। टोटल कार्स है 3000। तो ये 2 zeros कैंसिल हो गए, 6 1 जा और 6 5 जा 30। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1/5। क्वेश्चन 23. हाउ मेनी लेस कार्स वेर पार्क्ड ऑन सैटरडे एंड संडे टुगेदर देन द टोटल कार्स पार्क्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे? मतलब सैटरडे और संडे को मिलकर जितनी कार्स थी वो मंडे टू फ्राइडे की जितनी कार्स थी उससे कितनी कम थी। तो मंडे टू फ्राइडे अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 2200 कार्स और सैटरडे और संडे का अगर हम ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 800 कार्स। हमें 800 2200 में से माइनस करने हैं तो ये हमें मिल जाएगा आंसर 1400। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर? तो यहाँ पर हम फिगर ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए EF और GH पैरेलल है, ये फर्स्ट लाइन हो गई। EF से IG पैरेलल है, ये सेकंड। उससे KL पैरेलल है, मतलब थर्ड हो गई। अब EF के बदले अगर हम GH ले तो GH और IJ भी पैरेलल है तो फोर्थ, और KL भी पैरेलल है मतलब फिफ्थ। अब IJ से KL पैरेलल है मतलब सिक्स्थ, और AB से CD पैरेलल है मतलब 7। सो टोटल 7 पैरेलल लाइंस के पेयर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. द गिवन फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 स्क्वायर्स। P, Q, R and S are the midpoints of the sides of square ABCD. मतलब ये जो है A, B, C और D, ये जो साइड्स है तो P, Q, R और S इनके मिड पॉइंट्स हैं। RP and SQ intersect at point O. If W, X, Y and Z are the midpoints of RO, OQ, OP and OS respectively, then find the area of unshaded region. तो यहाँ पर BC की लेंथ 16 सेंटीमीटर है और Q जो है ये BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट की वजह से 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब QC 8 सेंटीमीटर और BQ भी 8 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर यहाँ पर देखें तो LM जो है ये भी मिड पॉइंट से ही आएगा।
तो 8 का हाफ हो गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर। सो ये 4 और ये 4, मतलब ये टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। अब अनशेडेड पोर्शन का अगर हमने एरिया निकालना है तो टोटल एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ KLMN हम निकाल लेते हैं। तो AB की साइड है 16 सेंटीमीटर, सो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 स्क्वायर होता है 256 माइनस 64 तो है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये ऑप्शंस में दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से अगर हम करेंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो सकता है क्योंकि दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है ना, ये सर्कल और स्क्वायर की वजह से। तो ये एक हो सकता है। सेकंड में देखिए एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। थर्ड और फोर्थ में इस स्क्वायर की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, इफ x 5/6 माइनस 3 1/3 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3 1/3 है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ 4/3 माइनस 3/2 का LCM लेंगे। 3 2 ज़ा 6। वैसे ही अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें भी 2 और 3 है, तो इसका भी LCM 6 होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये तीनों एट अ टाइम करेंगे, क्योंकि ओलंपियाड में हम ट्राई करते हैं कि जितना टाइम कम लग सके उतना हम ट्राई करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 - 2/6 प्लस 1। तो नेक्स्ट लेवल पर x 5/6 माइनस 10/3 इज इक्वल टू यहाँ पर -1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2। -1/6 प्लस 1/6 कैंसिल हो जाएगा और x 5/6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 10/3। यहाँ फिर से हमें LCM लेना है 2 और 3 का, तो LCM होगा 6, सो 3 + 20/6 यहाँ पर आ गया। सो x 5/6 इज इक्वल टू 23/6। अब x इक्वल्स टू 23/6 मल्टीप्लाइड बाई 6/5। सो ये दोनों कैंसिल हो गए। x इक्वल्स टू 23/5। 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20। होल नंबर के हिसाब से हमने देखना है क्योंकि ऑप्शंस में होल नंबर्स हैं, तो ये हो गया 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे इफ 1 बुक इज इक्वल टू 150 बुक्स। यहाँ पर मई से लेकर अगस्त तक दिया है, टोटल बुक्स है 2100। मई में कितनी दी है ये हमें पता नहीं है, तो इसे निकालने के लिए हम पहले जो दिए हैं वैल्यूज़ उनको ऐड कर लेंगे और यहाँ हमें मिलता है 1350। मतलब जून जुलाई अगस्त मिलकर 1350 है, जो 2100 में से हम माइनस कर लेंगे। तो ये करने के बाद हमें मिलता है 750। इसका मतलब है मई महीने में 750 बुक्स सोल्ड हुई है। एक बुक 150 है
तो इसका मतलब है कि 750 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 नोटबुक्स के साइन ज़रूरत है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 29. फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q माइनस S मल्टीप्लाइड बाय R इफ, अभी यहाँ पर एक नंबर हमने डिवाइड करना है. 54,278 को 106 से डिवाइड करना है. और अगर आप देखेंगे इस डिवीजन में P, Q, R और S की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है. अगर हम डिवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको पता चलेगा. सो P हो गया 5, Q 0, उसके बाद है R है 1 और S है 3. तो ये अब हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं. अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे. P प्लस Q माइनस S मल्टीप्लाइड बाय R. तो P की वैल्यू है 5 प्लस Q हो गया 0 माइनस S की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय R है 1. सो 5 माइनस 2 इज 3 into 1 is 3. So इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय ऑल 2, 4, 5 एंड 8. अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है. लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है. और लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर होता है. तो वैसे अगर हम चेक करें तो ऑप्शन सी करेक्ट है. बाकी के जो है नंबर्स वो 8 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट. तो यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं. जब हम इंटरनेशनल सिस्टम का देखेंगे तो हर 3 डिजिट्स के बाद हमें कॉमा मिलता है. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसा होता है. जबकि इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1, 10, 100 के बाद 1000, 10,000, फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ एंड 10 करोड़. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़. ये गलत है, एक्चुअल में 1 करोड़ होता है. 100,000 इज इक्वल टू 1 मिलियन. तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज एक्चुअली नॉट 1 मिलियन, क्योंकि ये सिर्फ 1 लाख होता है, जबकि यहाँ पर 10 लाख होना चाहिए. 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन. दिस इज करेक्ट, क्योंकि 10 करोड़ मतलब 100 मिलियन है. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. डी वाला रॉन्ग है. क्वेश्चन 32. ऑन सब्ट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट 4-digit even positive integer from the largest 5-digit odd negative integer we get. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट 4-digit इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. तो लार्जेस्ट 4-digit इवन नंबर हो जाएगा 9998. है लार्जेस्ट 5-digit ऑड निगेटिव इंटीजर. अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें निगेटिव लार्जेस्ट 5-digit ऑड नंबर चाहिए है. अब हम नॉर्मली जो लार्जेस्ट 5-digit नंबर है वो 99999 कंसिडर करते हैं, लेकिन जब बात निगेटिव की होती है तो जो नंबर आपका 0 के जितने नज़दीक होगा वो नंबर उतना बड़ा होता है. करेक्ट. उस हिसाब से आपका लार्जेस्ट 5-digit नंबर हो गया 10,000, लेकिन यहाँ पर ऑड बोला है. तो ऑड का मीनिंग ये है कि इसमें से 1 माइनस होगा. सो ये होगा -100001 माइनस 9998. निगेटिव पॉजिटिव होता है इसलिए ये ऐड हो जाएगा. सो 1899991. लेकिन आंसर की साइन जो है वो निगेटिव आएगी, तो ये है -19999. सो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट.
Question 33. The given figure shows the lengths of 3 sticks. Find the total length of all sticks. यहाँ पर अगर आप चेक करें कि 0 के पास इन्होंने स्टिक्स नहीं रखी है, इसलिए हम टोटल लेंथ देखेंगे माइनस द स्टार्टिंग लेंथ करेंगे। जैसे P स्टार्ट होता है 2 से और एंड होता है 7.5, सो 7.5 माइनस 2 हो जाएगा 5.5। वैसे ही Q का अगर आप देखें तो Q स्टार्ट होता है 4.5 से और एंड हो रहा है 8, सो 8 माइनस 4.5 हम करेंगे तो मिलेगा 3.5। नेक्स्ट है R, हो गया 5। अब इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 14। ऑप्शंस में देखिए 13, 15, 12.5, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 34. कंपेयर एंड फिल द बॉक्स. फ्रैक्शन ऑफ 120 मिनट्स टू 5 hours और फ्रैक्शन ऑफ 144 सेकेंड्स टू 60 मिनट्स। सबसे पहले 120 मिनट्स और 5 hours का निकालते हैं। 120 मिनट्स में है, 5 hours में है, तो 5 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में। सो 5 इंटू 60 कर लेंगे। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, मतलब ये हो गया 2/5। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ 144 सेकेंड्स टू 60 मिनट्स। हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 60 इंटू 60 हम कर लेंगे। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर 12 से हो सकता है। 12 12 ज़ा 12 5 ज़ा, अगेन 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा, इसलिए 1/25। अब कंपेयर करना है 2/5 और 1/25 को, तो हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 10/25 और 1/25। तो 10 ग्रेटर है इसलिए ग्रेटर देन साइन आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 35. द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट. तो ये रेक्टेंगल्स है, स्क्वायर्स नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है। लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। अब जितने भी शेडेड पार्ट्स है उसका पेरीमीटर हम काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 लेंथ और ब्रेड्थ काउंट कर ली है, तो दोनों 12 और 12 है। तो देखिए लेंथ जो है ये 3 है, सो 12 इंटू 3 36 हो गया। ब्रेड 2 है तो 12 इंटू 2 24 हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, सो 2 36 प्लस 24, 2 इंटू 60 हो गया और 2 60 ज़ा 120। सो यहाँ पर मेरा आंसर 120 सेंटीमीटर आ रहा है, जो दिया नहीं है। फिर भी अगर आपके पास इसका आंसर हो या सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पार्ट है एवरीडे मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 36. रिद्धि joined 3 rectangular pieces of cloth to make a big rectangular tablecloth as shown in the given figure. Area of each rectangle is given inside. Find the cost of lacing the tablecloth formed at the rate of 32 rupees per meter. Ignore the stitching margins. तो यहाँ पर अगर आप देखें 3 रेक्टेंगल्स हैं, उनका एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ एक साइड दी है 7 मीटर्स। हमें यहाँ पर इनका लेसिंग का कॉस्ट निकालना है, मतलब हमें पेरीमीटर की ज़रूरत है। अपने रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर लेबलिंग कर ली है। अब सबसे पहले जिसकी वैल्यूज़ दी है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लेंथ जो है AF दी हुई है और एरिया दिया है। तो अगर आप देखें एरिया ऑफ ABEF है 42 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला एरिया का होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो जो भी वैल्यूज़ हमें पता है वो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो 7 42 को डिवाइड करेगा तो हमें मिल गया यहाँ पर 6 मीटर एज अ ब्रेड्थ, मतलब ये हो गया 6 मीटर। AF और CD जो है ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी
7 मीटर हो गया। इसलिए अब BCDE का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ये 63 हो गया। ED जो है वो हो गया 9 मीटर। FD मिल गया है 15 मीटर्स। अब 15 मीटर्स FD है, इसका मतलब AC भी 15 मीटर्स ही है। हमें AC और GH मिल गया है। अब FDHG कंसीडर करेंगे, जहाँ पर 75 एरिया है और लेंथ 15 है। तो 75 डिवाइड बाय 15 हम कर लेंगे, जो हो गया 5 मीटर। मतलब DH 5 मीटर है। CH इज 7 + 5 विच इज 12 मीटर। तो अब टोटल लेंथ हो गई है 15 मीटर और ब्रेड्थ हो गई है 12 मीटर। अब हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 × 27 मतलब हो गया 54 मीटर। सो हमारा आंसर है 54 मीटर। तो ये हो गया पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट हम निकालेंगे 54 मतलब पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट यहाँ पर दिया है 32। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 1728 रुपीज़। सो 1728 रुपीज़ मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 37. The given table shows the increase and decrease of temperature of a hill station in different hours on a certain day. What is the final temperature at 12 midnight if the temperature at 8 am was 8 डिग्री सेंटीग्रेड? स्टार्टिंग में टेम्परेचर 8 डिग्री था 8 बजे, उसके बाद 2 डिग्री बढ़ा है। सो 8 + 2 किया, उसके बाद फिर से 4 डिग्री बढ़ा है, तो ये टोटल हो गया 14 डिग्रीज। उसके बाद थोड़ा कम हुआ है टेम्परेचर। सो 14 - 3 और -5 मतलब ये हो गया 6 डिग्रीज, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 38. इन अ पर्टिकुलर वीक अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस MMMDCCCXXVII वाइट टी शर्ट और नंबर दिया है ब्लैक टी शर्ट एंड रोमन नंबर है ब्लू टी शर्ट। हाउ मेनी टोटल शर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री इन दैट वीक? तो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल जो रोमन नंबर्स दिए हैं उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमें उनकी एडिशन करनी होगी। जैसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपको दिया है वाइट टी शर्ट का, उसका मैं करके दिखाती हूँ। जैसे 1000 + 1000 + 1000, डी जो है ये है 500 + 3 × 100 मतलब ये हो गया 827। सो ये नंबर हो गया 3827। ऐसे ही हम बाकी जो रोमन नंबर्स दिए हैं उनका कन्वर्ट कर लेंगे। 1879 ब्लैक टी शर्ट है और ब्लू टी शर्ट 2435 है। अब हम इन तीनों का ऐड करेंगे तो 8051 आता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 39. The given table shows the cost of some items in 3 stores P, Q and R. If Raman goes to market and buy 2 pairs of trousers from store R, R से 2 पेयर ट्राउज़र्स ली है। अब देखिए पेयर ऑफ ट्राउज़र्स 1650 की है, ऐसी उसने 2 ली है। उसके बाद 1 जैकेट फ्रॉम स्टोर P, जैकेट फ्रॉम P मतलब ये हो गया 8450, ये P से लिया है। और 4 कैप्स फ्रॉम स्टोर Q,
255 इंटू 4, तो ये हो गए 1020। और अब टोटल हमें कॉस्ट निकालनी है, तो 12,770 उसकी टोटल कॉस्ट हुई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 40, मिस्टर आहूजा परचेज 2 मैथ्स बुक्स फॉर 167.50 ईच। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब उन्होंने 167.50 ईच बोला है, मतलब हमें 167.50 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें मिल गया 335 रुपीज़। उसके बाद साइंस बुक्स फॉर 1375.75, यहाँ ईच नहीं लिखा है, मतलब 3 बुक्स टोटल जो है वो उनके 1375 रुपीज़ 75 पैसे के हुए हैं। एंड 4 कंप्यूटर साइंस बुक्स फॉर 168.55 ईच, मतलब यहाँ कंप्यूटर बुक्स का जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 4 बुक्स के लिए, तो वो टोटल होता है 674 रुपीज़ और 20 पैसे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2384.95 पैसे। He gave 5 notes of 500 each to the shopkeeper. How much amount will he get back? 500 के 5 नोट, मतलब उन्होंने 2500 दिए हैं, उसमें से हम जो अमाउंट है बुक्स की वो माइनस कर लेंगे, तो हमें मिला 115.05। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 41, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ अ रूम इज 2160। The rate of flooring is 45 rupees per square meter. If the room is 8 meter long, then find its breadth. Total cost कैसे आएगी? 2160, तो जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो एरिया हम निकाल सकते हैं 2160 डिवाइडेड बाय 45, तो ये हमें मिल जाता है 48 स्क्वायर मीटर। अब एरिया जो है उसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। एरिया है 48, लेंथ है 8, तो हमें ब्रेड्थ निकालना है, तो 48 डिवाइडेड बाय 8, सो 6 मीटर, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 42, देयर आर 1500 रोज सैपलिंग्स इन अ गार्डन, 2/5 ऑफ देम आर रेड रोजेस, 1/5 ऑफ देम आर वाइट रोज and rest are yellow rose saplings. If 2/15 of red roses sapling, 3/25 of white roses sapling and 7/20 of yellow rose saplings were sold, then find the total number of white and yellow rose sapling left in the garden. तो 2/5 of 1500 हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2/5 of 1500 हो गया 600 रेड रोजेस। उसके बाद 1/5 ऑफ 1500 हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया वाइट रोज। सो 600 रेड रोज है, 300 वाइट रोज है, तो 1500 माइनस 900, मतलब यहाँ पर 600 येलो रोज है। ये तो हो गए कि टोटल इन कलर्स के कितने सैपलिंग्स थे। अब कितने सेल हुए हैं, तो 2/15 ऑफ रेड रोजेस ये सेल हुए हैं, मतलब 80 रेड रोजेस सोल्ड, 325 इंटू 300, सो 3 डिवाइडेड बाय 25 बाय 300, मतलब 36 वाइट रोज सेल हुए हैं, और 7/20 ऑफ 600 ये है येलो, मतलब 210 येलो रोज सेल हुए हैं। अब वाइट कितने बचे, क्योंकि हमें रेड का कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ वाइट और येलो का कैलकुलेट करना है, तो वाइट थे 300 माइनस 36, मतलब 264 वाइट बचे हैं, और येलो जो है वो ओरिजिनली 600 थे, उसमें से 210 हमने सेल कर दिए, तो 390 बचे, मतलब टोटल अगर निकालेंगे तो 654
बचे हैं, सो ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 43, इफ द प्राइस ऑफ डीजल वॉज ₹8 इन 2017 में 8 रुपीज़ था, इंक्रीज टू 10 इन 2018, मतलब 2018 में 10 रुपीज़ हो गया। इंक्रीज टू है, इंक्रीज बाय नहीं है, मतलब 8 रुपये था लेकिन अब बढ़ के 10 रुपये हो गया है। डिक्रीज बाय ₹6 इन 2016, मतलब अब वो 6 रुपये से, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो हो गया 4 रुपीज़। तो 2019 में 6 रुपये से कम होकर 4 रुपये हो गया। इंक्रीज्ड बाय, अब देखिए इंक्रीज्ड बाय 16 रुपीज़ इन 2020, मतलब अब हमें 6 प्लस 16 करना है जो कि 20 रुपीज़ है 2020 में। देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ डीजल इन 2020? तो 2020 में प्राइस ऑफ डीजल है 20 रुपीज़, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 44, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 102,03,945, then the population written in Indian system of numeration is dash, मतलब 102 बिलियन 3,945 ये नंबर है। इसे हमें इंडियन में कन्वर्ट करना है, तो इंडियन में कैसे होता है सिस्टम में, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है, फिर हर एक 2 डिजिट के बाद कॉमा होता है। सो आंसर शुड बी 10, 20, 03, 945, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 45, Vishu writes the smallest 6-digit number and Rishi writes greatest 7-digit number on the blackboard. Their maths teacher finds difference between smallest 4-digit number and sum of the two numbers written on the board. What would be the answer? Plus smallest 6-digit number. So smallest 6-digit number का और greatest जो 7 डिजिट नंबर है उसका हमें एडिशन निकालना है। ये निकालने के बाद हमें इस नंबर में से टीचर ने जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें नंबर मिल जाएगा 1009899, 1009899, so option B is correct. Let's start with Achievers section. Question 46. Read the given statements carefully and select the correct option. Statement 1. 4/9 of the animals at the farm were cows. 1/2 of the remaining animals were goats and rest were chicks. The fraction of the animals at the farm that were chicks is 5/18. अगर हम अज्यूम करते हैं कि टोटल एनिमल्स टी थे तो 4t/9 जो है ये काउज है। उसके बाद हाफ ऑफ रिमेनिंग एनिमल्स, अब रिमेनिंग का मतलब ऐसा है कि टोटल अगर टी है, टी में से काउज का नंबर निकालने के बाद जो बचते हैं उसके हाफ जो है वो गोट्स है। टोटल माइनस नंबर ऑफ काउज, तो ये होगा एलसीएम ले लेंगे 9t माइनस 4t/9 इज इक्वल टू 5/9t। ये अपना है रिमेनिंग। इसमें से हाफ जो है वो है गोट्स, ये गोट्स है, तो हो गया 5/18t। अब रेस्ट ऑफ रिमेनिंग आर चिक्स, मतलब इसमें से रिमेनिंग के बाकी बचे हुए ये हो गए 10 माइनस 5/18t, 5/18t, ये है चिक्स।
द फ्रैक्शन ऑफ द एनिमल्स एट द फार्म दैट वेयर चीक्स इज 5/18। हमारा 5/18 आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ज्योति हैड अ कलेक्शन ऑफ 640 राउंड, रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर स्टिकर्स। टोटल स्टिकर्स जो है वो है 640। 3/8 ऑफ द स्टिकर्स वेर राउंड, मतलब 3/8 ऑफ 640 ये राउंड स्टिकर्स है, मतलब 240 राउंड स्टिकर्स है। 1/4 ऑफ रिमेनिंग वेर ट्रायंगुलर, तो रिमेनिंग कैसे निकलेंगे? 640 माइनस 240 मतलब हो गया 400, इसके 1/4 मतलब 100, ये हो गए ट्रायंगुलर। उसके बाद एंड रेस्ट वेयर रेक्टेंगुलर, मतलब ट्रायंगुलर निकालने के बाद जो बचते हैं वो रेक्टेंगुलर है, तो 400 माइनस 100 ये रेक्टेंगल है। शी हैड 200 मोर रेक्टेंगुलर स्टिकर्स देन ट्रायंगुलर वन। अब देखिए ट्रायंगुलर 100 है और रेक्टेंगल जो है वो 300 है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ट्रायंगुलर से 200 ज़्यादा रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू आ रही है। सो ऑप्शंस में देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 47, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो कॉलम्स दिए हैं। द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -222 + 158 - 500 एंड द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज। तो एडिटिव इनवर्स जो है इसका वो होता है 564 आ रहा है कैलकुलेशन में, और ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर जो है वो -1 है, तो इनकी सम आ जाएगी 563। सो ऑप्शन 3 करेक्ट है। वैसे ही हम सेकंड करेंगे। प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 198 + -300 + 200 - 50 इज। तो सक्सेसर जो है इनका कैलकुलेशन करके आता है 48, सक्सेसर 48 का है 49 और उसका प्रीडिसेसर फिर से 48 आएगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 + 5 - 8 एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इज। तो ये जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया वैसे ही पहले ये इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है, तो आपको ऑप्शन सेकेंड करेक्ट मिल जाएगा। एंड देन द वैल्यू ऑफ, तो ये हमें बोर्ड मैथ्स के हिसाब से सॉल्व करना है और इसका आंसर -34 है। सो P3 Q1 R2 और S4, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 48, fill in the blanks and select the correct option. First, the area of shaded part in the given figure is। यहाँ पर फिगर दी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आउटर जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 12 दी है और ब्रेड्थ 15 दी है। इनर का भी आपको दिया है लेकिन डायरेक्टली नहीं, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया है चारों साइड से। तो शेडेड पोर्शन का अगर एरिया निकालना है तो आउटर का पहले निकालिए एरिया माइनस इनर, तो आपको शेडेड का मिल जाएगा। आउटर का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, तो हम 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर लेंगे, तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उसमें से दोनों साइड की 2 सेंटीमीटर हमने कट करनी है। यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर टोटल हमने माइनस करना है। 12 - 4 हो गया 8 सेंटीमीटर। और जो ब्रेड्थ है उसमें भी दोनों साइड से 2 सेंटीमीटर कट करना है। सो 15 - 4 ये हो जाता है 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 11, 88 सेंटीमीटर। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। सो 180 - 88,
तो हो जाता है 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड, द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल इज फॉर्म्ड विथ आइडेंटिकल स्क्वायर्स। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द अनशेडेड रीजन एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पर 16 बाई 16 का एक क्यूब दिया है और उसमें से हमें सबसे पहले अनशेडेड रीजन निकालना है। तो अनशेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, जितने भी फुल शेडेड क्यूब्स है उसको 1 हम काउंट करेंगे, जितने हाफ शेडेड है जैसे ये है तो ये 2 मिलाकर 1 हो जाएगा, ये 2 मिलाकर 1 हो जाएगा ऐसे, और ये जो बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं ये दोनों मिलाकर हाफ कर लेंगे। तो अगर आप देखिए 5 कंप्लीट शेडेड है और 5 हाफ शेडेड है और एक जो है वो मोर देन हाफ शेडेड है ना, ये आधा और ये करके हो गया, तो ये 0.5 हो गया, टोटल 8 है। एक तरफ की साइड जो है वो हो गई 4। तो यहाँ पर हमने टोटल अनशेडेड एरिया देखा था 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 यहाँ से 4 यहाँ से, लेंथ इनटू ब्रेड, तो ये हो गया टोटल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेट दिया है 25 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 128 इंटू 25 करेंगे तो हमें मिल गया 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ये रेट लगेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ए है 755712 इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। तो ये करेक्ट है क्योंकि 2 लास्ट में इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल है। 12 ये 4 के टेबल में आता है और 712 भी डिविजिबल है, तो ए तो ट्रू हो गया। 1183 एंड 1792 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स मतलब ये होते हैं कि जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, लेकिन बी ये फॉल्स है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, the given table shows the number of books printed by publication house in the given 5 months. Observe the given table carefully and answer the following questions. यहाँ पर मंथ दिया है और नंबर ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स दी है। जनवरी फरवरी से लेकर मई तक दिया है। हाउ मेनी मोर बुक्स वेयर प्रिंटेड इन मार्च एंड मई टुगेदर देन इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर। तो सबसे पहले हमने जनवरी से मई तक की नंबर ऑफ बुक्स काउंट कर ली। अब जनवरी प्लस फरवरी के टोटल होती है 30, मार्च और मई की 42। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो है 12 का, लेकिन ये स्केल के हिसाब से इन थाउजेंड्स है इसलिए 12,000 फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन अप्रैल टू द नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन फरवरी। अप्रैल का 16 है और फरवरी का 13 है, सो सेकेंड का आंसर है 16/13। थर्ड, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ईच बुक इज 125 देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स प्रिंटेड इन जनवरी एंड मार्च। जनवरी और मार्च का अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाती है 40। 125 मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे तो हो गया 5000। 5000 ये नंबर ऑफ बुक्स, लेकिन स्केल है 1000, इसलिए आपका हो जाएगा 2, 3, 50 लाख। सो हम काउंट करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए रिदम टीवीज़ चैनल। थैंक यू।